नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों के चाल और मैं अनुषा गुप्ता। बात कर लेते हैं एडिबल ऑयल पैक को लेकर, क्योंकि एडिबल ऑयल पैक में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। सोयाबीन के अंदर भी तेज़ी बनती हुई नजर आई है, लेकिन अब बर्ड फ्लू की वजह से यहाँ पर डिमांड और सप्लाई कम होती हुई नजर आ सकती है। डिमांड कम होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर सोया तेल की जिस हिसाब से कीमतों के अंदर लगातार तेज़ी बनती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर आउटलुक अब नरमी का देखने को मिल सकता है। अब इसको लेकर जानकारों का क्या नज़रिया है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे बाजारों की चाल में। सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि खाद्य तेलों को लेकर ये तेजी इतनी बन क्यों रही है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी बनती हुई नजर आए। सोयाबीन के अंदर यहाँ पर प्रोडक्शन कम होने के अनुमान की वजह से बाजारों के अंदर लगातार तेजी बनी है, लेकिन उस तेजी को अब थमती हुई नजर आ सकती है। मत्स्य सीड की कीमतों के अंदर भी अब गिरावट बनती हुई नजर आएगी। अराइवल सीजन फरवरी से शुरू हो जाएगा। आवक बढ़ने की वजह से यहाँ पर कीमतों के अंदर गिरावट का अंदेशा लगाया गया है। उसके साथ ही आपको बता दें, यहाँ पर जिस हिसाब से लगातार 8300 के ऊपर अभी भी जनवरी वादा देखने को मिला, लेकिन फरवरी वादा के अंदर एक गैप देखने को मिल रहा है। तो बाजारों के अंदर जानकारों का यही मानना है कि आने वाले वक्त में मत्स्य सीड की कीमतें जिस हिसाब से फरवरी वादा के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है, बाजारों के अंदर ये गिरावट आगे भी बन सकती है। हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीबी मेहता जी, जो आपको बताएंगे बाजारों के अंदर कैसा आउटलुक रहेगा। इंपोर्ट और डिमांड सप्लाई को लेकर क्या लगता है, बाजारों के अंदर बर्ड फ्लू का क्या असर देखने को मिल सकता है, एडिबल इंडस्ट्री को, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री को क्या यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है बजट को लेकर, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर आत्मनिर्भर एडिबल ऑयल में कैसे भारत बन सकता है। भारत अब आत्मनिर्भर बनने की कोशिश लगातार कर रहा है, तो एडिबल ऑयल कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है भारत के लिए, क्योंकि एडिबल ऑयल का आयात सबसे ज़्यादा किया जाता है। पाम ऑयल लगभग 90% का पाम ऑयल का आयात किया जाता है, और आयात की वजह से यहाँ पर कीमतों में नरमी तो आती है, लेकिन यहाँ पर आत्मनिर्भर बनने की बात लगातार कही जा रही है। तो ये कैसे होगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। पिछले 10 महीने की अगर हम बात करें तो कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिला है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीबी मेहता जी। मेहता जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम पर। हाँ जी। मेहता जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे बर्ड फ्लू को लेकर यहाँ पर सप्लाई और डिमांड पर, ऑयल पर कितना असर देखने को मिल सकता है। बर्ड फ्लू का आज जो 10-11 स्टेट में डिक्लेयर हुआ है कि बर्ड फ्लू है जी। नॉर्मली जो पोल्ट्री इंडस्ट्री सोयाबीन मील यूज करती है, रफली अबाउट 20 to 25% मील का यूज होता है जो पोल्ट्री फीड बनता है उसमें जी। और हर महीने 2 मिलियन टन पोल्ट्री फीड बनता है, तो डेफिनेटली उसकी थोड़ी डिमांड कम रहेगी। या बर्ड फ्लू जो एरिया में है वहाँ से सोयाबीन की डिमांड कम रहेगी, तो अगर वो कम रहेगी तो वहाँ से 2 चीजें हो सकती है। एक तो लोकल डिमांड कम होगी, पर साथ में आज एक्सपोर्ट खुला हुआ है, शायद हो सके उसके लिए थोड़ी प्राइस नीचे भी आए तो एक्सपोर्ट में ज्यादा चल जाएगा। हम नहीं चाहते कि भाई उसके वजह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, मगर अगर प्राइस नीचे आई, क्यों डिमांड नहीं, लोकल डिमांड कम होगी, तो हो सकता है कि भाई एक्सपोर्ट में थोड़ी और पैरिटी बैठे और ज्यादा एक्सपोर्ट चले जाएगा। हाँ जी। उसके साथ ही अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जिस हिसाब से कीमतों के अंदर बीच में इजाफा देखने को मिला, और जिस हिसाब से बर्ड फ्लू का अब एक देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे डिमांड तो कम होती हुई नजर आएगी, मांग कम होगी। सोयाबीन मील, जो बर्ड फ्लू में सोयाबीन मील यूज होता है, जो केक बोला जाता है, खली बोला जाता है, वो यूज हो रहा है जी। और तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर बर्ड फ्लू का ज्यादा विस्तार हुआ तो हो सकता है कि सोयाबीन की डिमांड कम होगी जी, थोड़े दिन के लिए, 15 दिन महीने के लिए कम होगी, तो वो तकलीफ होगी। तो ताकि मगर वो जो सरप्लस है वो एक्सपोर्ट में चला जा सकता है। ओके। यहाँ तक कि आपका ऑयल है जी, अगर क्रशिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रशिंग इतना ही चलता रहेगा क्योंकि आपको ऑयल की जरूरत है, इसके लिए ऑयल तो बनेगा ही, तो उसमें क्रशिंग को इम्पैक्ट नहीं आएगा। ऑयल की अवेलेबिलिटी, लोकल अवेलेबिलिटी जो क्रशिंग है, वो मेरे ख्याल से कोई उससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगी। ओके। उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम ऑयल इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस की बात करें, क्योंकि 1 फरवरी को बजट आने वाला है, तो यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशंस है ऑयल इंडस्ट्री को कि नए बजट के अंदर 2021 के बजट में क्या रहेगा? देखिए, हमारा जो टोटल एडिबल ऑयल का कंजम्पशन है रफली
220 लाख के करीब है जी। लोकल प्रोडक्शन 70 to 75 लाख है, तो कम से कम 140 से 145 लाख टन इम्पोर्ट कर रहे हैं। जी। हमने जो बजट प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट को प्री बजट, उसमें फोकस किया है कि भी हमारा ऑयल सीड का प्रोडक्शन कैसे बढ़े ताकि हमारी इम्पोर्ट पे डिपेंडेंस कम होए और हम आत्मनिर्भरता की ओर चले। उसके लिए एक तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल का ड्राफ्ट तैयार है, 1 साल के ड्राफ्ट तैयार है। उसमें काफी सुझाव है कि भाई कैसे हम लोकल को बढ़ावा दे। वो अब तक नोटिफाई नहीं किया है गवर्नमेंट को, तो वो नोटिफाई करना जरूरी है। और साथ में आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कम से 30,000 करोड़ का रेवेन्यू से मिलता है जी। हमने उसे सुझाव दिया है कि आप एटलीस्ट 4 से 5,000 करोड़ हर साल अगले 5 साल के लिए आप अलग रख के एडिबल ऑयल सीड का एक डेवलपमेंट फंड करके उनको दीजिए, ताकि ये जो प्रोग्राम सारा प्रोग्राम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल है वो चले और अपनी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़े ऑयल सीड की। वो तो एक था। दूसरा एक सुझाव दिया था हमने कि शिफ्टिंग ऑफ एरिया। आज हम पंजाब और हरियाणा में इतना गेहूं और चावल पैदा कर रहे हैं और बाद में एमएसपी से रूप में गवर्नमेंट ले लेती है और बाद में सड़ रहा है, एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है। हमने सुझाव दिया है कि 15 से 20% लैंड जो पंजाब और हरियाणा की है उसको शिफ्टिंग किया जाए। खरीफ में पैडी की जगह पे आप सनफ्लावर लगा सकते हैं, सोया लगा सकते हैं या तो मक्का लगा सकते हैं, और रबी में गेहूं की जगह पे मस्टर्ड लगा सकते हैं। और उसके लिए पंजाब और हरियाणा के किसान को एक स्पेशल इंसेंटिव दिया जाए कि उसे 10,000 रुपया पर हेक्टर फॉर शिफ्टिंग फॉर नेक्स्ट 2 और 3 ईयर। तो एक दफा पंजाब और हरियाणा का किसान ये हाथ में ले लेगा तो उनका भी, हमारा एक जो मेन प्रॉब्लम है एक्सेसिव प्रोडक्ट और ग्रेन है वो भी कम होगा। और साथ में जो शॉर्टफॉल है एडिबल ऑयल में, तो अगर सनफ्लावर, सोया या तो मस्टर्ड का प्रोडक्शन बढ़ जाए तो वो एक बढ़िया, तो ताकि हमारा इंपोर्ट पे कटौती कर सकते हैं, वो एक सुझाव दिया है। दूसरा ऑयल पाम है। ऑयल पाम पर हेक्टर कम से कम 3 टन से 4 टन तेल देता है ऑयल पाम जी। वो ऑयल पाम के लिए हमने एक सुझाव दिया कि ऑयल पाम अब तक प्लांटेशन क्रॉप डिक्लेयर नहीं किया है। प्लांटेशन क्रॉप का मतलब है कि इंडस्ट्री कैन इन्वेस्ट इन दैट इंडस्ट्री एज ए इंडस्ट्री। जैसे रबर, टी, कॉफी एज ए प्लांटेशन क्रॉप है तो वहाँ इंडस्ट्रीज ने इन्वेस्ट किया हुआ है। ऑयल पाम इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप, तो प्लांटेशन क्रॉप डिक्लेयर कर दीजिए। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज से 30 साल में 19 लाख हेक्टर डिक्लेयर किया कि सुटेबल ऑयल पाम, और आज तक खाली 3 लाख हेक्टर ही ऑयल पाम में है। और अपना लोकल प्रोडक्शन जो क्रूड पाम ऑयल का सिर्फ 2,17,000 है, 70,000 है। हमने एक सुझाव दिया है कि जितनी लैंड आपने आइडेंटिफाई की है सुटेबल फॉर द ऑयल पाम, उसको आप अलग कर दीजिए और उसको लैंड सीलिंग एक्ट से हटा दीजिए ताकि लोग वो ले सके और ज्यादा ऑयल पाम में कल्टीवेशन कर सके। और तीसरा एक सुझाव दिया है कि आज जो इंपोर्ट आ रहा है सीपीओ, उसको लिंक कर दीजिए आप एफएबी की प्राइस के साथ में, ताकि किसान को सही दाम मिले। एफएबी फ्रेश फ्रूट बंच बोला जाता है, उसका सही दाम मिले। तीसरा एक और सजेशन दिया है, नॉन कन्वेंशनल ऑयल। जैसे हमारे पास आज राइस ब्रान ऑयल है, पोटेंशियल कम से 30 लाख टन का है, हम पैदा करें 10 लाख टन। ऐसा ही कॉटन सीड ऑयल है। कॉटन सीड का जो पोटेंशियल है कम से 18 to 19 लाख है, पैदा करें 12 लाख। ट्री वन ऑयल सीड, माइनर ऑयल है, साल, महुआ, धूपा, कोकम, उसका पोटेंशियल कम से 5 लाख टन हम पैदा कर सकते हैं। 50,000 टन भी पैदा नहीं हो रहा है। मक्का का तेल भी निकल रहा है, मेज जम का तेल निकलता है, वो भी 2.5 लाख टन हम पैदा करता है। तो सारे चीजें हमने प्लान बना के दिया हुआ कि इसमें भी आप फोकस कीजिए। रॉ मटेरियल तो आपके पास है, बिल्कुल, आपको चैनलाइज करना है ताकि ये सारे जो नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज है उसके जो भी है तेल वहां हम मेन स्ट्रीम में ला सके। बाकी भी काफी सुझाव दिया है। इंट्रोडक्शन जीएम क्रॉप, अगर जीएम क्रॉप जैसे सोयाबीन या तो मस्टर्ड में जीएम क्रॉप इंट्रोड्यूस किया तो हो सकता है 15-20% उत्पादन दर बढ़ सकती है। और एक साथ में और भी एक है कि जो आप आज ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसके वजह से किसान को सही दाम मिल रहा है, तो ड्यूटी स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर ऊपर तक ड्यूटी रखेंगे तो ही किसान को सही दाम मिलेंगे और तो ही आपका एरिया एक्सपांशन होगा।
तो ये सारे चीजों काफी और भी सुझाव दिया है ताकि हमारा देश आत्मनिर्भरता की और आगे बढ़े। और लेट्स होप कि भाई 10 साल में हम फिर से आत्मनिर्भर बन जाए। तो 1992 में खाली 3% डिपेंडेंस था, आज 70% है। और इज ए मैटर ऑफ फूड सिक्योरिटी। कैन वी डिपेंड सो मच ऑन द कैन वी कॉम्प्रोमाइज सो मच ऑन द फूड सिक्योरिटी? तो वही सारे सुझाव दिया है और आशा रखते हैं कि हमारी जो हमने सारे सुझाव दिए हैं गवर्नमेंट सुनेगी और कुछ एक्शन लेगी। हाँ जी जी, ये भी हम भी यही चाहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन आगे आत्मनिर्भर बनवाने की कोशिश में सरकार की तरफ से अपील कर रहा है, सरकार इन चीज़ों को माने, क्योंकि खाद्य तेलों की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसा अभी बताया मेहता जी ने भी कि जो 3% था 1992 में, वो अब 70% हो चुका है। तो यहाँ पर भारत एडिबल ऑयल सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करता है, तो इसके लिए आत्मनिर्भर बनने की बहुत ज़रूरत है। किसानों को इससे आय भी अच्छी होगी और आय दुगनी करने के लिए सरकार लगातार बात करती आई है, तो इससे किसान जरूर आय दुगनी करेंगे। यहाँ से एक चीज़ और जानना चाहेंगे मेहता जी कि आप लोग भी लगातार सी की तरफ से भी किसानों को जागरूक करने के लिए मिशंस बनाए जाते हैं, आगे बढ़ता है सी भी। तो यहाँ से क्या आपको लगता है सरकार को भी रेप सीड और RM सीड और बाकी ऑयल को लेकर प्रोडक्शन कल्टिवेटेड लैंड ऑलरेडी है जब हमारे पास पंजाब और हरियाणा में, जैसा आपने जिक्र किया, तो उस हिसाब से सरकार को भी यहाँ पर किसानों को थोड़ा जागरूक करना चाहिए कि जो चीज़ हमें आत्मनिर्भर बना सके? नहीं, सही बात है। वही तो इसके लिए तो हम सुझाव दिया कि भाई आज आप अगर वो एक किसान गेहूं पैदा करता है पंजाब या हरियाणा में, पर हेक्टर इसकी आमदनी 40,000 रुपया है, और अगर मस्टर्ड पैदा करता है तो आमदनी होती है 35,000 रुपये, तो 5,000 रुपये गैप आप फिल कर दीजिए 2 साल के लिए, तो वो शिफ्ट करेगा। क्यों नहीं? तो किसान को भी पैसा चाहिए, वो भी सोचेगा मेरे को ज्यादा पैसा किसमें मिलता है, गेहूं में मिलता है, मस्टर्ड में मिलता है। अगर मस्टर्ड का आप मैच कर देंगे गेहूं के साथ में, तो वो भी स्विच ऑफ कर देंगे, तो वही जरूरी है। और उसके लिए हमने भी जो मुहिम छेड़ी है मस्टर्ड मिशन कि भी हमारा क्रॉप 200 लाख टन का 2025 तक होना चाहिए। और ये साल देखिए अच्छी प्राइस रही है, तो आज मस्टर्ड का एकरेज बढ़ा है, 8 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। और उम्मीद करते हैं कि जो लास्ट ईयर 75 लाख का जो ट्रेड एस्टिमेट था, उसके अंदर 85 है, तो 90 लाख का इस दफा क्रॉप आने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, क्योंकि अच्छे भाव है, इसके लिए एक्सपांशन हो रहा है। बिल्कुल, तो आगे भी अगर किसानों को अच्छे भाव मिलेंगे तो किसान फिर से एक बार कल्टीवेटेड लैंड फिर से बढ़ाएंगे, एकरेज बढ़ाएंगे, जिस हिसाब से सरसों का बढ़ा है। तो मेहता जी, यहाँ से अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्राइसेस की बात करें, तो क्या लगता है आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाजारों में भाव कैसे देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए एक चीज अभी जरूर है कि हमारी डिपेंडेंस 70% इंटरनेशनल पे है और इंटरनल फैक्टर हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल, जैसे काफी चीजें जो बदलाव हुई है लास्ट 1 साल में, ये कोविड के वजह से जी। पहला तो ये हुआ कि कोविड के वजह से मलेशिया इंडोनेशिया में पाम प्रोडक्शन कम हो गया जी। दूसरा, यूरोप में खास करके यूक्रेन रशिया में जो सनफ्लावर का क्रॉप का एस्टिमेट था वो भी कम निकला जी। चाइना सारे ऑयल ले रहे हैं एट एनी प्राइस, वो बड़ा रिजर्व क्रिएट कर रहा है। क्यों कर रहा है वो जाने। वहां ला नीना जो वेदर के उसकी रिलेटेड इश्यू हुआ है, उसके लिए सोयाबीन का प्रोडक्शन भी कम है साउथ अमेरिका में। बीच में 20 दिन की टॉट साइकिल अर्जेंटीना हो गई। तो सारा फैक्टर जो है उसके वजह से ये तेजी चल रही है। पर ऐसा लगता है कि मार्च तक ये मार्केट फॉर्म रहेगी। मार्च के बाद में जो प्रोजेक्शन हुआ है कि पाम ऑयल का प्रोडक्शन कम से 4 मिलियन ये साल 2021 में बढ़ जाएगा, बाकी भी पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है। तो मार्च तक मार्केट फॉर्म रहेगी। मार्च टू जून, अप्रैल टू जून में मार्केट नीचे थोड़ी सी आएगी और सेकंड हाफ में मार्केट नीचे जाएगी, वो अभी तो दिख रहा है। हाँ जी, यानी ये माने कि पहली तिमाही तक बाजारों के अंदर ये तेजी थोड़ी कायम रहेगी, जिस हिसाब से इंटरनेशनल फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद बाजारों के अंदर एक समानता खाद्य तेलों में रुकावट बनती हुई नजर आएगी।
मेहता जी, जिस हिसाब से आपने पूरी चीज़ें बताई कि आपने सरकार की तरफ से बजट में प्रपोजल डाले हैं कि एडिबल ऑयल पैक को लेकर, खाद्य तेलों को लेकर कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाता है, इसके लिए हम भी सरकार को यही कहेंगे कि इस चीज़ को फॉलो अप करे, सरकार इस चीज़ को माने। जिस हिसाब से सॉल्वेंट सेक्टर एसोसिएशन ने ये प्रॉपर प्रपोजल दिया है आपको प्री बजट का, क्योंकि कीमतों को लेकर तेजी बनना और इम्पोर्ट रोकना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आम आदमी भी इससे परेशान है और किसानों को आय अच्छी मिल पाए। जहाँ पर वो 1900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से फसल लगा रहे हैं, उसकी जगह वो 5000 रुपये प्रति क्विंटल की लगाएंगे तो उनको उसी चीज़ में, उसी लैंड में काफ़ी अच्छा भाव मिलेगा और किसानों की आय जिस हिसाब से सरकार बताती आ रही है वो दुगनी भी होगी। मेहता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस वक्त तमाम जानकारी आपने दी। जिस हिसाब से मेहता जी ने बताया कीमतों को लेकर, यहाँ पर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो पहली तिमाही के अंदर यानी मार्च तक कीमतें हिस्से तेजी की तरफ रहेंगी। बाजारों के अंदर इंटरनेशनल मार्केट यहाँ पर होल्ड करके चला पूरे ही एडिबल ऑयल पैक को। तो एडिबल ऑयल पैक के अंदर पहली तिमाही के बाद बाजारों के अंदर एक समानता देखने को मिल सकती है। बाजार 3 महीने के बाद गिरावट की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी खाद्य तेल फिर से तेजी की तरफ ही देखने को मिल सकते हैं 3 महीनों तक। उसके साथ ही एडिबल ऑयल पैक को लेकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए सीबी अपनी तरफ से आगे पहल कर रही है, सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रही है बजट के अंदर, और इसके साथ ही आगे भी ऐसे ही पहल लगातार सी करती आई है। और एडिबल ऑयल पैक को लेकर आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो 3% की डिपेंडेंसी थी अब वो सीधा ही 70% की हो चुकी है। तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। उसके लिए यहाँ पर किसानों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि कौन सी वो फसल उगाएं जिससे उनको अच्छा मूल्य मिल सके। अभी के लिए बाजारों के चाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।